सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टर्म है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं साइबर स्पेस की, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो मनी ट्रांसफर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट क्या क्या मीडियम होते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए? आप बच्चे डेली में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसी वार्निंग्स आपके सामने रहती हैं, जहां पर आपको बोला जाता है कि आप अपना ओटीपी शेयर मत करिए, अपना पासवर्ड शेयर मत करिए, जब भी ट्रांसफर करें तो सिक्योर मीडियम, सिक्योर डिवाइसेस के थ्रू करिए। तो ये सब क्या है, यही मैं आज आपको इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं पुराने टाइम में जब somebody wants to purchase something, मतलब अगर किसी को कुछ भी खरीदना होता था, हम लोग कैसे खरीदते थे? हम मार्केट जाते थे, चीज को देखते थे, कोई भी जो आप खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसको आप देखते थे एंड देन आप उसका पेमेंट करते थे बाय कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड। बट अभी जब सब कुछ बदल चुका है, आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है। स्पेशली मैं बार बार अपने लेक्चर्स में इस चीज को मेंशन करती हूँ कि आज के टाइम में जब ये कोविड-19 जैसे पैंडेमिक स्टेम है, और हम लोगों को जितना कम हो बाहर जाने की बोला जा रहा है, सो आज के टाइम में इफ यू वांट टू परचेज समथिंग, इफ यू वांट टू बाय समथिंग और यू वांट टू अवेल एनी सर्विस, कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बाहर ना जाएं। अगर आप ऑनलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं, सो आप पेमेंट कैसे करेंगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा? तो यही है आज का हमारा पहला टॉपिक। सबसे पहले तो बच्चे इसमें जो प्रॉब्लम आती है, वो अभी प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, बहुत बड़ा एक रोल है, इशू ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब आप जिनसे खरीद रहे हैं, क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? कैसी वेबसाइट है, कैसे प्रोडक्ट देती है, आप जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनके साथ, क्या वो सेफ है? तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है when we are doing our purchases, our business online. So I can say that issue of trust and acceptance play a very important role in the e-commerce. In the e-commerce world, that means all the business, पूरा जो भी सब कुछ ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू है। यहाँ पर एज वी कंपेयर विद द ट्रेडिशनल बिजनेस, पेमेंट का बहुत ज़्यादा, व्हेन यू आर डूइंग योर पेमेंट, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ट्रेडिशनली a customer जब खरीदने जाता था, he see the product, he examine, he touch the product, he actually bargaining और वो सब चलता था, and he do the payment, he or she will do the payment by cash, by using another credit debit card. But now most of the customer, when we are doing, जब हम लोग अपना online transactions कर रहे होते हैं, तो हम लोग हाथ में लेकर चीज को चेक नहीं कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कैसा है, एंड जो आपका पेमेंट का मेथड है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में इट मेक्स इट actually help the customer to pay for the goods and services online by using various kinds of combinations of different hardwares and software system. And why this system is prevailing and why this is so much popular in today's time? क्यों आज के टाइम में हम लोग सब कुछ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं? क्यों हम प्रेफर करते हैं? क्यों हम लोग पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रेफर कर रहे हैं? आप देखिए, आप आते हैं तो पर्सन सेड अगर कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स हैं जिनके थ्रू आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पे कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज थ्रू this electronic payment system,
you can save your time, you can increase the efficiency, you can improve your security, you can make your customer convenient, and it's very easy to use also. So but अभी भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के कंसर्न में, अगर मैं कहूँ, जो अभी उतने मिच्योर नहीं है। मिच्योर का मेरा मतलब है कि उतना ज्यादा उनमें सिक्योरिटी जो एक कंसर्न है वो नहीं देखा गया है। बहुत बार मिसयूज हो जाता है, बहुत बार उन चीजों को प्रॉपर ढंग से प्लान नहीं होने की वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम में आते हैं। सो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। बिकॉज पेमेंट के बारे में बच्चे देखिए, जब भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं, आपने देखा ओटीपी आता है, आप पेमेंट करते हैं आपके बैंक के थ्रू, आपके जो भी ट्रांजेक्शन हैं, एप्स हैं जहां आप अपने कुछ मनी को सेव कर रखा है, वहां से मनी ट्रांसफर होता है। सो जब आपका मनी ट्रांसफर होता है, सो वहां पर कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो वो क्या होती है, बेसिकली मैंने उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, हालांकि इनमें और भी काफी सारे इश्यूज रहते हैं। सो फर्स्ट है हमारे यहाँ अथेंटिकेशन। देखिए, जब आप पेमेंट कर रहे हैं बच्चे, तो कैसे पता लगेगा दैट यू आर द रियल पर्सन, मतलब आपका बैंक कैसे जानेगा, या जो भी ऐप है, कि आप ही वो रियल पर्सन हैं जो इस पर्टिकुलर कार्ड को या पर्टिकुलर अकाउंट को होल्ड करते हैं। आप अकाउंट के, उस अकाउंट के ऑनर हैं, या कोई कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रहा है या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, सो जो पर्टिकुलर अकाउंट जो आप एक्सेस कर रहे हैं, आप भी उसके ऑनर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। सो कई बार आपसे पासवर्ड मांगा जाता है जो आपने क्रिएट किया होगा व्हेन यू आर लॉग इन विद योर इंटरनेट बैंकिंग और एनी अदर ऑनलाइन सिस्टम, और या फिर कोई ओटीपी, या आपका जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर कोई ओटीपी सेंड होगा, वो पूछा जाएगा। सो इस टाइप का कुछ ऑथेंटिकेशन चाहते हैं बैंक्स या फिर एप्स, सो दैट वो ये अपने आप को श्योर कर सके कि जो पर्सन यूज कर रहा है इस टेम सर्विस को, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द अथोराइज्ड पर्सन टू यूज। सो बेसिकली ये एक पहला कंसर्न होता है हमारा। अगर सपोज करिए आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी essentials or requirement when we are doing the electronic payment, तो सबसे बड़ा होता है बच्चे ऑथेंटिकेशन। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं थ्रू एनी ऑनलाइन सिस्टम, आप ऑनलाइन कार्ड यूज कर रहे हैं, कोई इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, सो सबसे पहला और मेन जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो है ऑथेंटिकेशन। पता होना चाहिए कि वो आप ही हैं, आप ही को अथॉरिटी दी गई है कि आप उस पर्टिकुलर अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा एक सबसे पहला कंसर्न रहता है। एंड लाइक इन साइबर स्पेस, मैं बार बार बात करती हूँ कि इन साइबर प्लेटफॉर्म एंड साइबर स्पेस, customers, bank, they need assurance that they will receive the service whenever they want to. So basically banks के थ्रू जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं बच्चे, तो बैंक आर प्लेइंग अ मीडिएटर रोल काइंड ऑफ। लाइक मुझे कहीं का कोई सामान खरीदना है एंड आई एम यूजिंग माय इंटरनेट बैंकिंग और माय कार्ड, सो मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो वो पेमेंट मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हो रही है। सो बैंक्स पहले कैसे इस चीज को श्योर करेंगे कि जो यूज कर रहा है वो ऑथोराइज्ड पर्सन है। सो इफ यू रिमेंबर लास्ट टू लास्ट क्लास में when I was discussing about the security system in the cyberspace, so I used private key and public key, two keys के बारे में मैंने डिस्कस किया था बच्चे। सो मैंने आपको बताया था कि देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज, विदाउट देम हम ये जो ऑनलाइन सिस्टम होता है इन्हें सिक्योर नहीं मानते हैं। सो these are two keys which the bank basically use, private key and public key. So आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में इस चीज को इंक्लूड करा हुआ है अच्छे से, that these keys are known as symmetric and asymmetric also. So asymmetric cryptography implies two keys basically, public and private key, and these two keys are tied and one cannot be deducted from the another. मतलब इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं
कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो एक अगर नहीं है तो दूसरे का भी कोई रोल वहां नहीं होगा, दोनों का होना वहां पे जरूरी है। कैसे पता लगेगा कि ये मैसेज जो है वो सेंडर से आ रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि जो अथॉन्टिकेट है पूरी तरह से ट्रांजैक्शन, तो ये सारा इस कॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। बिकॉज जो सेंडर है ही शी ओनली न्यू अबाउट द दिस प्राइवेट की, पब्लिक की कैन बी नोन टू एनीबडी, बट प्राइवेट की जो होगा वो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पता होगा, सेंडर को ही पता होगा, वही उस मैसेज को देख सकते हैं। So since the message can only be read by using the public key, so the receiver knows that the message comes from the original sender. So now the internet banking system should employ a level of encryption that is appropriate to the level of or the risk present in the system. So जितने भी आपके नेशनल बैंक हैं ये इस तरीके का इंक्रिप्शन यूज करते हैं। और एक जैसे आपने देखा होगा, आपको बोला जाता है कि जब आप अपना पासवर्ड सेट करिए तो दैट मस्ट बी अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऐसे दिखता है ना, वीक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बहुत इजी नहीं होना चाहिए, ABCD इस टाइप का बोला जाता है कि ये आपके नाम के इनिशियल लेटर्स या इस टाइप का कुछ पासवर्ड आप नहीं रखिए, सो दैट इजीली डिटेक्ट ना हो पाए। तो रेदर इन रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट सिक्योरिटी रिस्क, जितनी भी चीजें हैं ये बैंक एश्योर करते हैं कि कोई भी इनको मिसयूज ना कर सके। And another thing, another example, what I can say here is the biometric devices. These are the very advanced form of this authentication process. So ये आपका रेटिना, फिंगर टिप जो आपके स्कैन होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, फेशियल स्कैनिंग होने लग गई है, आप आजकल तो मोबाइल्स में भी रहता है, वॉइस प्रिंट स्कैन है। हालांकि बहुत ज्यादा अभी इनको मेन उसमें यूज नहीं किया जा रहा है बायोमेट्रिक डिवाइसेस को, बट दैट कैन बी यूज बाय सम बैंक फॉर द ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ये बहुत अच्छा रहता है सिस्टम। through the this biometric devices you can easily secure yourself, like you can your facial scan, your voice scan, your thumb or fingerprints, etc. Now the second security requirement or the issue is the trust. Trust is very important issue in the internet banking system. पब्लिक एंड प्राइवेट की अथेंटिकेशन हो गया कि चलो ठीक है, ये पर्सन इज द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द अकाउंट और द ऐप जो भी है, बट ट्रस्ट कैसे होगा इस पर? सो दिस पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कैन बी यूज टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन एंड अथेंटिकेट द पार्टीज इन ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली कौन है जो थर्ड पार्टी अथेंटिकेट कर रहा है, that yes ये आपका ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम की ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इस पूरे एक प्रोसेस का पार्ट होती है। तो थर्ड पार्टी होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यू रिमेंबर मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपने अगर बच्चों किसी ने मिस किया तो वो देख सकते हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे वहां आप देख सकते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज बेसिकली द अथॉरिटी हु एक्चुअली हैव अ परमिशन टू गिव द सर्टिफिकेट सो दैट द पर्सन कैन जो भी उनको डिजिटल सिग्नेचर्स और वो सब चाहिए होता है वो लोग कर सके। So basically we can define that they are the trusted third party that verify identities in cyberspace. जैसे होता है ना, आप लाइसेंस कैरी करते हैं तो लाइसेंस इशू किसने किया है, प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये चेक करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी का होना जरूरी है। इसी तरीके से जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है बच्चे, वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है जो बेसिकली आइडेंटिटीज को साइबर स्पेस में जो आइडेंटिटीज हैं उनको वेरीफाई करती है, सो दैट पता लगता है कि जो भी यूज हो रहा है, जो भी यूज कर रहे हैं पर्सन वो ट्रू है या नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है दैट दीज अथॉरिटीज आर वर्किंग लाइक एन ऑनलाइन नोटरी। जैसे नोटरी होता है ना, अटेस्ट करता है आपका डॉक्यूमेंट आप लोग बोलते हैं ना, कई बार आपको अटेस्ट कराने को बोला जाता है दैट इट मस्ट बी अटेस्टेड बाय नोटरी। इट्स लाइक दैट ओनली। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक थर्ड पार्टी यूजेस देयर नेम फॉर वैलिडेट द प्रोसेस, जो पूरा ट्रांजेक्शन होता है। इस तरीके का ये लोग हमें हेल्प करते हैं टू वैलिडेट द होल transaction of online payment. So the bank uses its good name to facilitate the transaction for a fee. Now bank also need to validate themselves also. अब आपको कैसे पता लग रहा है
कि जो मैसेज आ रहा है वो बैंक से आ रहा है, किसी और ने हैक नहीं किया हुआ है, या कोई और आपसे आपकी इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं कर रहा है, या कोई भी चीज़ है तो वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है। सो यहाँ पर देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ प्रिवेंटिव, करेक्टिव, कंट्रोल, सो दैट द नेशनल बैंक को भी एक हेल्प मिले कि उनके अगेंस्ट उनको भी सिक्योरिटी मिले कि अगर कोई मैसेजेस उनको हैक, कोई भी उनको हैक कर रहा है या उनकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर रहा है तो उनको पता लगे इस तरीके का। तो डिजिटल सर्टिफिकेट मे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अथेंटिकेट द पार्टीज। देखिए बच्चे, आपने देखा है सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, आपको बोलते हैं नहीं साइन चाहिए, प्रिंसिपल के चाहिए या अथॉरिटीज के चाहिए। वो किस लिए होता है बेटा? हम बोलते हैं ना अथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट को कि ये जो सर्टिफिकेट है ये इशू प्रॉपर अथॉरिटीज ने किया है। तो ऐसे ही जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो भी अथेंटिकेटिंग के लिए ही यूज होता है एंड ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। सो इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एक्सीडेंटली और गलती से या जानबूझकर वो इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं किया गया है, ऑल्टर्ड नहीं किया गया, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके प्रॉपर अथॉरिटी से ही आपके पास आ रही हैं। सो नाउ दो इशू जो हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड करे हैं अभी तक वो है अथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट। नाउ थर्ड अगर आपसे पूछा जाता है तो थर्ड आपका रहेगा प्राइवेसी। Privacy is basically a consumer issue of increasing importance. National banks that recognize and respond to privacy issue in a proactive way, that is positive attribute for the bank and a benefit for its customers. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हमें हम कुछ अपना स्पेस, अपनी कुछ चीज़ें हम कहते हैं हमें शेयर नहीं करनी, वी नीड सम काइंड ऑफ प्राइवेसी। सो ये चीज़ हम अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स में भी चाहते हैं कि प्राइवेसी हो, सो दैट नोबडी एल्स कैन सी कि व्हाट आई एम डूइंग, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा ओटीपी क्या है। सो ये इस तरीके का कुछ प्राइवेसी आई एनीबडी need. So public concern over the proper versus improper use of this personal information are likely to increase with the continued growth of electronic commerce and the electronic transactions. So इस तरीके का जैसे जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो कंसर्न है लोगों का अबाउट दिस थिंग प्राइवेसी, जो आप कहते हैं कि हमें चाहिए फॉर आर ट्रांजेक्शन्स व्हेन वी आर डूइंग आर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वी नीड आर प्राइवेसी। सो इस तरीके का कंसर्न, इस तरीके की डिमांड लोगों की इस टाइम पर बढ़ रही है। सो प्रोवाइडर्स हु आर वेरी सेंसिटिव to these concerns have an advantages over those who don't have. So now ये बहुत ही important है। Now the next one is non-repudiation. It is the undeniable proof of participation by both the sender and the receiver in a transaction that both had जो है उन्होंने participate किया है। So it is the reason why this public key जो concept है that was developed, so that you cannot say कि अरे मैंने तो किया ही नहीं ये सब, मैंने तो ट्रांजेक्शन नहीं करी, मैंने तो पेमेंट नहीं करी, मैंने तो ट्रांसफर नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं हो। सो दैट इट इज द प्रूफ दैट यू आर द पर्सन एक्चुअली जिन्होंने ये ट्रांजेक्शन या जो भी ट्रांसफर हुआ है किया है। सो दैट मीन्स टू अथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एंड टू प्रिवेंट डिनायल और रिपीटेशन बाय द सेंडर और रिसीवर। हालांकि हम कह सकते हैं कि इसका भी देखिए टेक्नोलॉजी है तो हर चीज़ का कोई ना कोई आप ढूंढ ही लेते हैं। आप जैसे बच्चे हैं, अगर उनको टेक्नोलॉजी का हम अच्छा तरीका सिखा रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए फॉर टेकिंग योर क्लासेस और समथिंग लाइक इन स्कूल्स में, आई हर्ड कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने को लॉग इन करके छोड़ देते हैं और टीचर को लग रहा है कि बच्चा प्रेजेंट है बट बच्चा एक्चुअली में जो है लॉग इन करके छोड़ रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी का गुड यूज़ हम सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैड यूज़ भी सीख रहा है। सो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम ये कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी इशू देख रहे हैं नॉन रिप्यूडिएशन का, तो इसका जो तोड़ है, इसका जो और भी है वो भी टेक्नोलॉजी ने हमें दे रखा है। सो द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट लॉ टू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटी इज
very new and it's a kind of emerging area in the this particular thing. So now the next is availability. Availability भी एक important concern रहता है, however, that आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं नेटवर्क जैम है. So what is the meaning of network jam? So basically availability is another component in maintaining a high level of public confidence in a network environment. User of a network expect access to system 24 hour a day 7 days a week. ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं है कि ऑनलाइन है तो आप ये बोले कि द सिस्टम मस्ट बी वर्किंग ओनली टिल 5 और टिल 7. ऐसा नहीं है. अगर आप ऑनलाइन है दैट मीन्स योर सिस्टम मस्ट बी वर्किंग 24 आवर अ डे एंड 7 डेज अ वीक. सो दैट मीन्स आपका 24 आवर्स अवेलेबल होना जरूरी है. So among the consideration that are associated with this availability, performance monitoring, there are other issues also. So national banks and their vendors जो उनको internet banking service provide करा रहे हैं, they make certain that they have the capacity in terms of hardware and software so that they can deliver their services 24 hours. दैट मीन्स अगर ऐसा नहीं है ना, अगर आप ऑनलाइन है तो बोला जाता है ना कि आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग को. डजंट मीन आप शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक कर रहे हैं. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रह जाता है बिकॉज हम लोग ऑनलाइन का मतलब मानते हैं 24 आवर्स. एनी टाइम आई कैन डू माई पेमेंट्स, आई कैन परचेज एनीथिंग इफ व्हेनेवर आई गेट माई टाइम. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है फॉर द बैंक्स, फॉर देयर वेंडर्स. वेंडर्स कौन होगा? जो उनका इंटरनेट बैंकिंग को पूरा देख रहा होगा, उनके लिए कि वो इस तरीके का एक अरेंजमेंट रखें, इस तरीके का एक उनके पास कैपेसिटी हो सो दैट देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंटली डिलीवर अ हाई लेवल ऑफ सर्विस ऑल ओवर द टाइम. सो ये एक बहुत बड़ा इशू है. And also in addition, performance monitoring technique will also provide the management such as कितना ट्रैफिक है. जैसे एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द आपका इंटरनेट पे आपकी जो वेबसाइट है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है. समटाइम आप देखिए जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम. आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एक्सेस नहीं हो रही है, आपका जो वो इंटरनेट का व्हाट डू यू से असाइन वो एकदम घूमता ही जा रहा है. तो आप बोलते हैं यार ये क्या है, इट्स वेरी बैड, ये तो बहुत टाइम ले रहा है एंड वो सब चीज़ें. बट ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगता एंड ऑब्वियसली ये उनकी रेपुटेशन को भी खराब करता है. सो ये सब ना हो, कस्टमर्स को वेट ना करना पड़े, इस टाइप की टेक्निक्स भी हम बैंक्स जो हैं वो देखते हैं. एंड इस तरीके का नेटवर्क का अवेलेबिलिटी जो है वो सब चेक किया जाता है. नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चे ई मनी. ई मनी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी? कैसी होती है ये? मतलब मनी वी नो कि रुपीज है, कॉइन्स हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई मनी? That means or that may be referred to as a system that enable the bank customer to access the accounts and information on bank product and services through a PC, mobile or any other electronic device. Not electronic, it means intelligent device, artificial intelligent device. So internet banking product and services can include the wholesale product for the corporate customers as well as for the retail. So, like internet banking may be the minor product and services offered through bank delivery channels. So, e-money basically क्या हुआ बच्चे? That means you access पैसा money online, ठीक है? So that enable the customer to get their information for their accounts, for their everything about the product, about the services which the bank is offering ऑनलाइन. ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन आपको बैंक आपको सर्विस दे रहा है, आपको ऑनलाइन जो भी बहुत टाइप के आप जो बच्चे जो यूज करते होंगे वो देखेंगे वेबसाइट इंटरनेट बैंकिंग को. जब आप लॉग इन करते हैं तो अलग अलग लिखा होता है कि आप क्या क्या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं. प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर किसी फिजिकल प्रोडक्ट से नहीं रहता. प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर जो भी उनकी ऑनलाइन फैसिलिटीज रहती हैं उनसे होता है. सो
Now, some examples which the banks offer online are cash management, wire transfer, automated clearing house transaction, bill presentation and payment. And some examples of retail transactions are बैलेंस इंक्वायरी. देखिए बहुत बार होता है हम लोग को बैलेंस जानना होता है. सो अभी ऐसा नहीं है कि दैट यू हैव टू गो टू द बैंक एंड यू हैव टू टेक योर पासबुक एंट्री कराइए, वो सब चीज़ें नहीं है. अभी आप लोग ऑनलाइन अपने अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कितना किसको फंड ट्रांसफर किया गया है, और आप बच्चों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है 11th क्लास में, अकाउंट्स में आप बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बिल का जो प्रेजेंटेशन है, जो उनकी पेमेंट होती है, वो सारी चीज़ें, कितना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, म्यूचुअल फंड्स का इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं बेसिकली जो बैंक्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं. तो वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो बैंकिंग प्रोडक्ट कहलाते हैं. सो बहुत पहले की अगर हम बात करते हैं, सो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली मेड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, so that were really noticed by the customer. Now today website, emails, जितने भी ऑनलाइन बिल्स प्रेजेंटेशन है या उनकी पेमेंट है, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है कस्टमर तक पहुंचने का. एंड नेशनल जितने भी बैंक्स हैं हमारे, दे हैव basically initialize various kinds of new banking services बहुत टाइम से. So some of the early experimented involved closed system where the customer access bank through a dial-in or a cable TV connection. I don't know कितने बच्चों ने ये सुना होगा, but yes, you can access your banking through these modes. And now these system limited a bank potential customer base because they require out of or area customer to either incur long distance charges or their phone bills or something. And with the widespread growth of the internet, customer can use this technology anywhere in the world. आप समझ सकते हैं बच्चे, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी वर्ल्ड के अंदर आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. अभी टेक्नोलॉजी ने बैंक इज लाइक मोबाइल बैंक. मोबाइल बैंक क्या मतलब हो गया बच्चे, दैट योर बैंक इज प्रेजेंट इन योर मोबाइल. You can avail banking services through your mobile, through your devices, which is basically moving. Mobile का मतलब खाली इतना नहीं होता कि it's like your phone. It means any device which is moving, which can move. So आपका लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी. तो through that basically you are accessing the services. And with an expanded market, banks also may have the opportunities to expand or change their product and services, etc. Now, एक कुछ थोड़ी सी services मैं यहाँ discuss कर रही हूँ जो बच्चों ने सुनी होगी. I am sure कि उन्होंने use भी करी होगी. तो अगर मैं हमेशा, मुझे कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, आई नो कि अभी आज के टाइम में जो है वी आर बाउंड टू टेक क्लासेस ऑनलाइन, बट अदरवाइज जब भी मैं ऑफलाइन में होती हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं विच आई ऑलवेज वांट टू आस्क. लाइक फर्स्ट जो है नेफ्ट एंड आरटीजीएस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट इनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो नेफ्ट, सबसे पहले बहुत बार आपने सुना होगा कि आप बोलेंगे मैंने अपना फीस जो है वो नेफ्ट करा दिया है, या इसके थ्रू मैंने पेमेंट कर दिया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफ्ट और व्हाट इज द फुल फॉर्म, सबसे पहले तो मैं पूछती हूँ. सो बच्चों को बहुत कम आइडिया रहता है बिकॉज वो लोग यूज ही शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं. सो द फुल फॉर्म इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. So basically in this particular service, funds are transferred to the credit account with the other participating bank using RBI's NEFT services. So basically RBI यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है and it credit to the other bank's account. Now another term is RTGS. RTGS भी आपने सुना होगा. जो नेफ्ट होता है बच्चे, that is basically working on a deferred settlement basis. आप accounts के student है, you know about the deferred term.
सो डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस के ऊपर ये काम कर रहा होता है। मुझे आरटीजीएस का अगर मैं फुल फॉर्म समझाऊं सबसे पहले तो वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एंड द रियल टाइम और आई कैन से द आरटीजीएस सिस्टम बेसिकली facilitate the transfer of fund from accounts in one bank to another on a real time or on a gross settlement basis. So basically it is the fastest possible interbank money transfer facility that is available through secure banking channels. So आप समझ सकते हैं कि आरटीजीएस आजकल इतना पॉपुलर क्यों है, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल इंटरनेट बैंक मनी ट्रांसफर फैसिलिटी। ठीक है, नाउ इनका मिनिमम कितना रहता है, मैक्सिमम कितना यू कैन ट्रांसफर एंड मिनिमम हाउ मच यू कैन ट्रांसफर थ्रू दिस facility RTGS and NEFT. These are basically depend upon the banks and the RBI's requirement which is changing time to time. ठीक है ना, so sometime they are extend the limit and sometimes जो उनका limit होता है change होता है. Then the funds will be sent to the RBI within 3 hours of the transaction, and the actual time taken to credit the beneficiary depend on the time taken by the beneficiary bank to process the payment. So ये इतना fast है, इसीलिए इसको बोला जाता है fastest mode of transferring the banking. Now अगर मैं बात करूँ इनके बीच के डिफरेंस की, like what is the difference between NEFT and RTGS? So basically जो दोनों जो सिस्टम है, आरटीजीएस जो रहता है, नेफ्ट जो है बच्चे, दोनों हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। बेसिकली इससे एनीबडी, एनी इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर देयर फंड्स इजीली, बट बोथ दिस सिस्टम्स आर मेंटेन्ड बाय आरबीआई। आई टोल्ड यू कि आरबीआई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो एंड एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है बच्चे की, these two systems are applicable to transfer the money within the country only. ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर अंदर आप इसे ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। बट अंडर द आरटीजीएस द फंड ट्रांसफर टेक प्लेस ऑन अ रियल टाइम बेसिस। मैंने मेंशन भी किया हुआ है और मैंने बोला भी ऑन अ रियल टाइम बेसिस और एट द टाइम द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। समझ रहे हैं, मतलब रियल टाइम का मतलब क्या है, द टाइम फॉर विच द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, and it is one of the fastest interbank money transfer facility, and the beneficiary has to credit the recipient account within 30 minutes of receiving the fund transfer. तो इतना फास्ट ये रहता है। ऑन द अदर हैंड नेफ्ट जो होता है, इट ऑपरेट ऑन अ डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये चीज यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखी हुई है, दैट इट इज बेसिकली वर्किंग on deferred settlement basis. Deferred settlement basis means it is settled in batches as opposed to the real time settlement. The batches are settled in hourly time slot. देखिए डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं आई थिंक कि जो नेफ्ट है ये आर्ली बेसिस पे कर रहा है। सो आर्ली बेसिस मीन्स कि ये स्लॉट्स में कर रहा है। बेसिकली देयर आर सर्टेन स्लॉट की इतने स्लॉट होगा तब इतने में होगा, सो बेसिकली इट टेक्स टाइम। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरटीजीएस, तो आरटीजीएस आपका रियल टाइम, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं तो द टाइम वो आप उतनी जल्दी इसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सो आई कैन से दैट आरटीजीएस इज मच मच फास्टर देन नेफ्ट। Now, numerous factors including the competitive cost, customer service, बहुत टाइप का कंपटीशन होता है आजकल बैंक्स में अपने कस्टमर्स को बढ़ाने का, उनका अट्रैक्ट करने का, कस्टमर्स को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराने का। डेमोग्राफिक कंसिडरेशंस आर मोटिवेटिंग बैंक टू इवैल्यूएट देयर टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इज ऑल्सो। आपने देखा बहुत सारे बैंक्स की बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारे बड़े बड़े शोज में दे आर स्पॉन्सरिंग देम, एंड सो दैट द पीपल जो हैं उनमें ज़्यादा उनके बैंक की सर्विसेज को